एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फ्रिक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब आपको पता है क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 11, 18, 21, 23, 24, 31 हो सकता है कि ये एक पार्ट में वीडियो आपको मिल जाए, हो सकता है इसके एक से ज्यादा पार्ट भी आपको मिले देखने को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके जाना यदि वीडियो अच्छी लगी तो। अब चलते हैं सबसे पहले सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, कैलकुलेट। ए पार्ट में आपसे पूछा गया है द एक्सेलरेशन ऑफ द 1 kg ब्लॉक्स। जो 1 kg के ब्लॉक्स हैं इनका एक्सेलरेशन आपसे पूछा है पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में कहा है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द 1 kg ब्लॉक एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द 0.5 kg। तो जितनी दो तरह की जो स्ट्रिंग्स यहां पर हैं, ये और ये, इन दोनों में आपको टेंशंस भी बतानी है। तो जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम टाइम हमें टग ऑफ वॉर वाला गेम खेलना होता है। आपने रस्सी वाला गेम देखा होगा, खेला नहीं होगा तो एटलीस्ट बीच पे देखा होगा कि होता है कि मिट्टी में, सैंड में लोग खड़े हैं, एक तरफ एक टीम है रस्सी के एक तरफ, और रस्सी के दूसरी तरफ दूसरी टीम होती है। तो जो टीम ज्यादा फोर्स लगाती है और दूसरी वाली जो टीम है वो उनकी तरफ खींची चली जाती है, और जो ज्यादा फोर्स लगाते हैं वो जीत जाते हैं अल्टीमेटली, और उनकी तरफ ही सारे लोग आ जाते हैं, सारे लोग एक ही तरफ आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम सिचुएशन फ्रिक्शन के क्वेश्चंस में होती है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो सिस्टम को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। एक्सटर्नल फोर्स एनएलएम में बात करें तो ग्रेविटी लगाती है, अर्थ यहाँ पे बैठ के खींच रही है इसको, आजा 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 आजा। लेकिन जैसे ही ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करने वाले होते हैं तो फ्रिक्शन कहता है यार मैंने कसम खाई है बचपन से ही कि मैं रिलेटिव स्लिपिंग को नहीं होने दूंगा, मैं स्लिप नहीं होने दूंगा तुझे, मैं स्लिप नहीं होने दूंगा तुझे। तो फ्रिक्शन इनको जाने से रोकता है कि यार मत जा, ये सब ट्रैप है, ये सबको ही बुलाती है, और जो है सबको ही खींच रही है, तुम कोई स्पेशल नहीं हो। तो फ्रिक्शन जो है इस बात का अपोज करता है। तो अब हमें यही देखना होता है क्वेश्चन में, क्या फ्रिक्शन इनको जाने से ट्रैप में रोक पाएगा या नहीं। तो हर सवाल में, मैक्सिमम सवालों में यही करना होता है कि हम पहले ये देखते हैं कि ये कितने फोर्स से, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो कितने फोर्स से उनको खींच रहे हैं सिस्टम को, और हमारे सिस्टम के अंदर जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व है वो कितने फोर्स तक हमें सपोर्ट कर सकता है, वो कितने फोर्स तक हमें रोक लेगा जाने से। ठीक है, तो वो हमें चेक करना होता है। तो यहां पे बात करें कि नॉर्मल रिएक्शन की, ये सब लोग जानते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे कोई ब्लॉक रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा लेट्स से n के बराबर, नीचे लगेगा फोर्स mg के बराबर। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल की वैल्यू कह सकता हूँ mg के बराबर है 1 × 10 विच इज 10 न्यूटन। और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन जो हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैं उसको F1 मैक्सिमम कह रहा हूँ। F1 मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू इंटू n, 0.2 × 10 विच इज 2 न्यूटन। सिमिलरली सेम सिचुएशन यहां जैसी यहां पर है, तो यहां पर भी जो फ्रिक्शन लग सकता है F2 मैक्सिमम, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, 2 न्यूटन के बराबर। यानी कि इसके नीचे फ्रिक्शन कह रहा है कि मैं 2 न्यूटन तक संभाल लूंगा, ये कह रहा है कि मैं भी 2 न्यूटन तक संभाल लूंगा। अब देखते हैं कि ग्रेविटी कितने फोर्स से इनको खींच रही है। ग्रेविटी के वश में है सिर्फ ये ब्लॉक, इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है 0.5 × 10, कितना है जाएगा आपके पास, 5 न्यूटन के बराबर फोर्स। 5 न्यूटन का फोर्स अर्थ लगा रही है, और फ्रिक्शन 2 + 2 4 न्यूटन का फोर्स इनको सप्लाई कर सकता है। तो बताइए कौन सा फोर्स ज्यादा है, अर्थ का फोर्स ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन इनको रोक नहीं पाएगा और ये ब्लॉक स्लिप होने लगेंगे, और जब ब्लॉक स्लिप होते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन उनके बीच में लगता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है म्यू इंटू एन के बराबर। तो यहाँ पे काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन क्योंकि बराबर दिए हुए हैं, तो मैं इसी वैल्यू को काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू के बराबर मान लेता हूं, और पूरा सिस्टम स्लिप कर रहा होगा। ठीक है, पूरा सिस्टम स्लिप कर रहा होगा। यदि मैं इस रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक है, और इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है 2 न्यूटन के बराबर। यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है 1 kg का, जिसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का 2 न्यूटन के बराबर, काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पे हमारे पास एक तीसरा ब्लॉक है 1/2 kg का, जिसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मैं जानता हूं कि तीनों स्लिप हो रहे हैं, तीनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, तो इनका एक्सेलरेशन जो है कॉमन होने वाला है।
एक सेम एक्सेलरेशन से ये ट्रेवल करेंगे। तो जब हमारे पूरे सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका एक्सेलरेशन सेम है, रस्सी की लेंथ के लॉन्ग है, तो मैं ट्रिक लगा सकता हूं इसमें कि कॉमन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो नेट पुलिंग फोर्स हमारे पास है जो इसको पुल कर रहा है 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय नेट, अच्छा 5 न्यूटन तो पुलिंग फोर्स है, ये नेट नहीं है, दिस इज ओनली द पुलिंग फोर्स, और माइनस करेंगे इसमें ऑपोजिंग फोर्स 2 and 2 4 न्यूटन, तो ये आपके पास मिलेगा नेट पुलिंग फोर्स कि नेट इतने से पुल किया जा रहा है। समझ गए, टग ऑफ वॉर का गेम चल रहा है। इधर वाली जो टीम ए है वो मान लीजिए 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रही है इस तरफ खींचने के लिए 1000 न्यूटन का, और इधर वाली जो टीम है वो लगा रही है लेट्स से 800 न्यूटन का फोर्स, 800 न्यूटन का फोर्स। तो मैं कह सकता हूं 1000 न्यूटन से ये मुझे खींच रहे हैं और 800 न्यूटन से ये मुझे खींच रहे हैं, तो नेट 200 न्यूटन से ये मुझे खींच रहे हैं। तो नेट पुलिंग फोर्स यहां पे निकाल दिया मैंने 1 न्यूटन के बराबर डिवाइड बाय टोटल मास जिसको खींचा जा रहा है, लिखूंगा 1 and half, तो ये 2.5 हो गया, 2.5 इज 5/2, तो आपको मिल जाएगा ये 1/5/2 इज इक्वल टू 0.4 हमें मिल जाता है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए, तो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करते हैं टेंशन की, पहला पार्ट हमने निकाल लिया है, अब बात करते हैं टेंशन की। इसमें टेंशन बताना है और इसमें टेंशन बताना है, तो इसमें टेंशन बताने के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर फ्रिक्शन काइनेटिक लग रहा है 2 न्यूटन के बराबर, इसके ऊपर टेंशन लग रहा है लेट्स से t के बराबर, और इसका एक्सेलरेशन कितना है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। भैया सॉल्व कर लो, फोर्सेस पता है हमें, नेट फोर्स कितना लग रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर इसे कर देंगे, सो t-2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 0.4, सो टेंशन आपको मिल जाता है यहां से 2.4 न्यूटन के बराबर। तो हमने यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल करके टेंशन निकाल लिया। अब हमारे पास, हम ये जानते हैं कि सेम रस्सी में सेम टेंशन होता है, तो इस पूरी रस्सी में टेंशन 2.4 न्यूटन होगा, लेकिन ये रस्सी अलग है, ये रस्सी अलग है, इसमें टेंशन निकालने के लिए या तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, चाहे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, दोनों बात बराबर हैं, एक ही आंसर आएगा। तो मैं इसका बना लेता हूं फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमारे पास एक 0.5 kg का ब्लॉक है, 0.5 kg का, इसके ऊपर 5 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऊपर टेंशन लग रहा है लेट्स से t डैश के बराबर, और पूरा सिस्टम जो है ये नीचे आ रहा है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे इस्तेमाल करने पर आपको मिलेगा 5 - t इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.4, तो ये आपको मिल जाएगा 5 - t इज इक्वल टू 5 और 20 0.2, और टेंशन आपको मिल जाएगा यहाँ से 4.8 न्यूटन के बराबर। सो 4.8 न्यूटन टेंशन है इसमें, और उसमें था 2.4 न्यूटन के बराबर। बी और सी पार्ट भी हमारे मैच कर जाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो सबसे ज्यादा जोर कहां पड़ रहा है, इस वाली रस्सी में, इस वाली रस्सी में कम जोर पड़ रहा है। ये बात आप फील भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास घर में ऐसा एक सिस्टम रखा हुआ है कि 2 ब्लॉक जो है वो टेबल पे रखे हैं और एक हवा में लटक रहा है, तो इस वाले पार्ट पे जो है जोर ज्यादा आता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर ऑन दिस अनअकैडमिक प्लस प्लेटफॉर्म। बच्चों, कल से यानी कि 8 सितंबर से 2 बजे से एकदम बिल्कुल 11th का फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, इमर्ज 2.0। इस बैच में मैं बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करके जे के एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा, और इस बैच में आपको सब कुछ मिलेगा, यानी कि पूरा होमवर्क शीट्स, सॉल्यूशंस, हैंड रिटन नोट्स, एवरीथिंग इज देयर। और हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरा कवर करेंगे, एक एक चीज। और ऐसा नहीं है बच्चों कि ये बैच लेट हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा हैं, यानी कि एक हफ्ते में मिनिमम 4 से 5 क्लास होंगी, और ये क्लास फिक्स है, हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 5:30 PM से होगी, और हर वेडनेसडे को एक लेक्चर आपका 2 बजे से होगा। ये ज्यादा लेक्चर इसलिए रखे गए हैं ताकि आपका कोर्स टाइम से बिल्कुल पूरा हो जाए। तो बच्चों, ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में आपको दिया है 2 blocks in contact sliding down an inclined surface of inclination 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक्स ऑफ मास 2 kg and the inclination 2 kg and incline is μ1। यहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज μ1, और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 4 kg और इंक्लाइन के बीच में दैट इज μ2। यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज μ2। ओके, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक इफ μ1 इज दिस एंड μ2 इज दिस, एंड इन सेकंड पार्ट μ1 और μ2 की वैल्यू को स्वैप कर दिया गया है। ठीक है, एक बार ये ज्यादा है और ये कम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और अगले ही पार्ट में ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है इसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से।
ठीक है, तो हमें बताना है दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशंस कितने होंगे 2 kg ब्लॉक के। इस पीछे वाले ब्लॉक की चिंता है कि बताइए भैया कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं यहां जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एसेंशियल चीजें हैं वो मैं कैलकुलेट करूंगा। एसेंशियल चीजें क्या है कि पुलिंग फोर्स कितना लग रहा है इन ब्लॉक्स पर, और इन ब्लॉक्स को रोकने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना मैक्सिमम लग सकता है। तो ये सारी बातें मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, उससे मुझे क्वेश्चन को समझने में और अटैक करने में आसानी मिलने वाली है। तो मैं इसके लिए यहां पे μ1 दिया है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन को n1 मान लेता हूं, इसका नॉर्मल रिएक्शन मान लेता हूं n2। ठीक, तो नीचे आ जाएगा आपके पास mg cos थीटा विच इज 20 इंटू cos 30 √3/2, और यहां पे आएगा आपके पास 40 mg cos 30 √3/2। तो यहां पे मैं नॉर्मल रिएक्शन लिख देता हूं, नॉर्मल n1 इज इक्वल टू 20 √3/2 विच इज 10 √3 विच इज 1.17 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली, और n2 की वैल्यू मैं लिख देता हूं यहां से 20 इंटू √3, तो आ जाएगा आपके पास ये लगभग 34 न्यूटन के बराबर। ठीक बात, ये 20 है 40 है, डबल हो गया। अब मुझे नॉर्मल रिएक्शंस मिल गए हैं, तो मैं इसके और ग्राउंड के बीच में जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का काम इनकी स्लिपिंग को रोकने का है। टग ऑफ वॉर गेम आप ध्यान में रखिए कि एक टीम इधर से खींच रही है, दूसरी टीम इधर से खींच रही है, या फिर ये ज्यादा तेजी से खींच रहे हैं और ये खिसकने की कोशिश, मतलब उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हम ना जाएं, ऐसे खड़े हैं कि यार हम इस तरफ चले गए तो हार जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी वापस जाएंगे तो फ्रिक्शन ये काम कर रहा है। तो यहां पे मैं लिखूंगा F1 मैक्सिमम, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक 1 एंड द इंक्लाइन मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू μ1 इंटू n, μ1 इंटू n1, μ1 इंटू n1। और पहले वाले केस में बात करूं तो μ1 की वैल्यू है 0.2 और इसकी वैल्यू 17, तो आ जाएगा आपके पास ये 3.4 न्यूटन के बराबर। सिमिलरली मैं F2 मैक्सिमम निकाल सकता हूं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है कितना 4 kg और इंक्लाइन के बीच में, दैट इज 34 इंटू 0.3, म्यू इंटू n फॉर्मूला होता है, म्यू 2 इंटू n2 करेंगे, सो 34 इंटू 0.3 कितना आएगा आपके पास, 3 चौक 12, 2 1 10 10.2 न्यूटन। ये तो बात हो गई फ्रिक्शन की। अब बात करते हैं पुलिंग फोर्स कितना कितना लग रहा है। पुलिंग फोर्स लग रहा है इसके ऊपर mg sin थीटा, और इस पे भी फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। तो यहां पे मैं पुलिंग फोर्स लिख देता हूं, पुलिंग फोर्स F1 पुलिंग, ठीक है, समझ जाएंगे। पुलिंग फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट नंबर 1 इज mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg sin 30, sin 30 इज 1/2, तो इसके mg का आधा करना है बस मुझे, 20 का आधा 10, 20 का आधा 10 न्यूटन, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास सेकंड वाले ब्लॉक पर जो पुलिंग फोर्स है 40 का आधा 20 न्यूटन। तो भैया आप ये देखिए, पहले हमें ये डिसाइड करना है कि ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो ये दोनों जो पुलिंग फोर्स है वो 30 न्यूटन के बराबर है, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना रोक सकता है इनको, 13.6 न्यूटन के फोर्स से। फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है बेचारा, पूरी कैपेसिटी पे भी लगेगा तो भी इन ब्लॉक को स्लिप होने से नहीं बचा सकता, बिकॉज पुलिंग फोर्स इज टू मच स्ट्रॉन्ग। पुलिंग फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये इनको रोक नहीं सकता। तो इसका आंसर 0 तो नहीं आएगा। यदि ऑप्शन में 0 दिया है ये चलेंगे ही नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। ना 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 ना, चलेंगे तो जरूर, चलेंगे तो जरूर। अब बात करते हैं कि ये दोनों ब्लॉक चलते हैं, तो 2 सिचुएशन यहां पे पॉसिबल हो सकती हैं। ये हो सकता है कि ये इस पर लद कर चले। लद कर चलने का मतलब है कि विक्रम बेताल, आप जानते हैं ना कि वेताल विक्रम की पीठ पर बैठा रहता था और उसको उसका वजन झेलना पड़ता था। तो होता है यार बहुत बार, है ना, कि ये जो है ये फ्रंट पे है भाई साहब, और इसके पीछे हो सकता है ये चढ़कर चले, बैठकर चले कि हाँ मैं तो तेरे साथ ही चलूंगा, तेरे ऊपर बैठ के ही चलूंगा। और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि ये ज्यादा आगे निकल जाए और ये धीरे धीरे आ रहा हो, पीछे पीछे आ रहा हो धीरे धीरे, और ये पहले ही आगे निकल जाए। तो वो दोनों केसेस में से हमें देखना है कि कौन सा केस बन रहा है इस पहले वाले ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, जहां पे हमें म्यू की वैल्यूज दी हुई हैं, उनमें क्या ये साथ साथ चलेंगे या फिर ये अलग अलग चलेंगे। समझ गए ना, अलग अलग कैसे चल सकते हैं, कि ये मान लीजिए बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई, बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया ये वाला जो ब्लॉक है, और ये वाला जो है काफी रफ है, तो ये वाला जो है झट से फिसल जाएगा और ये बेचारा आराम आराम से आ रहा होगा, ठीक है। और एक सिचुएशन ये पॉसिबल है कि ये बहुत ज्यादा स्मूथ है, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो ये तो ऐसे करके बैठा है इसके ऊपर,
और ये जैसे जैसे चलेगा उसके साथ साथ ये चलने लगेगा। तो दोनों साथ साथ चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, ये बात हमें यहाँ पे देखनी है। तो मैं बात करूं यहाँ पे कि ये वाला जो ब्लॉक है, आगे वाला ब्लॉक 4 kg का, इसके ऊपर ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है, मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टली एक्सेलरेशन की, बिकॉज ये रेस्ट पर है, तो मैं एक्सेलरेशन से ही पता चलेगा कि इनका सेपरेशन जो है वो 0 होगा या सेपरेशन नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से जो इसका एक्सेलरेशन है वो mg/2 है, g/2 है, g sin थीटा है, और जो फ्रिक्शन की वजह से इसका एक्सेलरेशन होगा वो होगा आपके पास म्यू g√3/2। ठीक बात है। तो म्यू की वैल्यू यहां पे कितनी दी हुई है? म्यू की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे पहले वाले केस में म्यू2 की जो वैल्यू है 0.3 के बराबर है, 0.3, तो आ जाएगा आपके पास 0.3 g√3/2। और बात करें यहाँ पे 2 kg ब्लॉक की, तो 2 kg के पास ग्रेविटी का एक्सेलरेशन सेम है विच इज g/2, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन है विच इज 0.2 इंटू g√3/2। तो आप देखिए बेटा, इनका नेट एक्सेलरेशन में निकालूंगा और इनका नेट एक्सेलरेशन निकालूंगा, तो किसका नेट एक्सेलरेशन ज्यादा आपको मिल रहा है, किसका नेट एक्सेलरेशन ज्यादा मिल रहा है? तो मैं कह सकता हूं कि इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें एक छोटी वैल्यू प्राप्त हो रही है, बिकॉज ये ज्यादा है पीछे की तरफ, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू जो है वो ज्यादा मिल रही है। ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन भी a1 कहूं तो ये कम है इसके एक्सेलरेशन से। तो हमें बात समझ में, अच्छा ये बात है, तो इसका मतलब ये स्लो है, ये बेचारा अपनी फुल कैपेसिटी से चले तो तेज भाग सकता है इससे, तो ये कहेगा भाई मैं तो तेरे आगे चढ़ चुका हूं, मैं तो तेरे आगे लग चुका हूं, तो मैं तुझे भी स्लो डाउन करूंगा और हम दोनों चिपक के साथ साथ चलेंगे, हम दोनों चिपक के साथ साथ चलेंगे और एक साथ जो है नीचे पहुंच जाएंगे। तो मैं यहां कह सकता हूं दैट्स व्हाई both blocks will move together, both blocks will move together, तो साथ साथ चलेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि जो एक्सेलरेशन है इनका कॉमन वो होगा नेट पुलिंग फोर्स या पुलिंग फोर्स माइनस टोटल फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो भाई टोटल पुलिंग फोर्स कितना है आप देख लीजिए यहाँ पे, 10 and 20 is 30, so it's 30 माइनस टोटल फ्रिक्शन कितना है हमारे पास, 10 and 3 13.6 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 426, तो ये आएगा आपके पास 16.4, राइट, 16.4 डिवाइडेड बाय 6, तो आ जाएगा आपके पास 8.2 डिवाइडेड बाय 3, आ जाएगा आपके पास ये, अच्छा सही कर रहे हैं ना, इसको जोड़िए 16.4 and 6 is 17, 20, 30, ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास 3 दूनी 6, 2 7 21, 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब दूसरे वाले केस की बात करें, इसमें μ1 की जो वैल्यू है, यानी कि जो छोटे ब्लॉक के साथ फ्रिक्शन है, वो आपको दिया है अब 0.3 के बराबर, 0.3, और μ2 जो है वो दिया है आपको 0.2 के बराबर। तो यदि मैं यहाँ पे फोर्सेस की बात करूं कि 4 kg का जो ब्लॉक है उस पे ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो g/2 के बराबर होने वाला है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा μ2 0.2 इंटू g√3/2, और 2 kg के ऊपर जो है फोर्स के एक्सेलरेशन होंगे ग्रेविटी की वजह से g/2, और फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन होगा 0.3 g√3/2। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ये वाला जो है ये ज्यादा है, a1 is greater than a2, यदि इनको फुल कैपेसिटी से छोड़ दिया जाए तो ये ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और ये कम एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। तो आगे वाला ब्लॉक जो है वो पहले रफू चक्का हो गया है, और ये बेचारा धीरे धीरे जो है वो पीछे आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग चलेंगे, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, कोई नॉर्मल रिएक्शन इनके बीच में नहीं लग रहा होगा, दोनों इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे होंगे। तो बस मुझे 2 kg के एक्सेलरेशन में इंटरेस्टेड है, तो 2 kg पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, एक ग्रेविटी का फोर्स लगेगा जो हम निकाल ही चुके हैं, और एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ,
और इन सारे फोर्सेस को मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। देखिए भैया क्या आएगा एक्सेलरेशन इस वाले केस में, हेंस यहां लिख देता हूं मैं, बोथ ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली, ठीक है। और एक्सेलरेशन में निकाल सकता हूं इसका, ये आपके पास इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा होगा। अच्छा ये तो मिल ही गया अपन को ना, ये मिल गया ना, ये ग्रेविटी की वजह से है और ये फ्रिक्शन की वजह से है, तो इसका टोटल ही जो है नेट एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन तो है नहीं। तो आपको यहां से मिल जाएगा g/2 विच इज 5 माइनस ये मिल जाएगा 5 एक्सक्यूज मी, सो 3√3/2 तो ये आपको मिल जाता है भैया 5 माइनस 5.1/2 तो जाएगा आपके पास 4.9/2, तो ये लगभग जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया था सिचुएशन, हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, ठीक है। और जो टग ऑफ वॉर भी आया था बीच में गेम, कि क्या ये फ्रिक्शन रोक पाएगा इनको या नहीं रोक पाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइए, ठीक है। और आपके पास यदि और भी कोई मेथड है, सो आई वुड लव टू रीड दैट मेथड, तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि एक मेथड है सर, आप इससे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर शोन इन द फिगर इज म्यू, find the maximum force that the man can exert on the rope that the board does not slip on the floor। तो ये जो बोर्ड है ये फ्लोर के ऊपर स्लिप नहीं होना चाहिए, हमें वो वैल्यू बतानी है इस पर्सन के लिए लगाया जाने वाला फोर्स कितना है। तो यहाँ पे आप सिस्टम देख सकते हैं कि इस बंदे के हाथ में रस्सी है और रस्सी बंधी है बोर्ड से, जिस बोर्ड पर ये खड़ा है, और ये नीचे की तरफ रोप को खींचेगा और रोप को ये नीचे खींचे के फोर्स लगाएगा, तो रोप इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाने वाली है। तो यहां पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं इस बोर्ड का और इस पर्सन का, दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूं। ये रहा हमारा बोर्ड जिसका मास है स्मॉल m, और ये है इसके ऊपर ये पर्सन, इस पर्सन का मास कितना है, कैपिटल M के बराबर है, और इसके हाथ में रस्सी है, तो रस्सी इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी लेट्स से टेंशन T के बराबर, और रस्सी के ऊपर ये फोर्स लगा रहा होगा T के बराबर। अब रस्सी आइडियल है मानते हुए, तो रस्सी में हर जगह जो टेंशन है, जो फोर्स कैरी होगा, दैट विल इक्वल टू T के बराबर। तो इस बोर्ड के ऊपर भी T के बराबर फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, अब मैं इस बोर्ड की बात करूं, इस बोर्ड की टेंडेंसी है मूव करने की राइट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन इसकी टेंडेंसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब टेंडेंसी क्या होता है सर? टेंडेंसी ये होता है कि मान लीजिए यदि यहां पर फ्रिक्शन नहीं हो तो ये जो बोर्ड है कहां जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो इसका मतलब इसकी टेंडेंसी मूव करने की आगे की तरफ है। इस टेंडेंसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में Fs, क्योंकि हमने बात करी है मैक्सिमम फोर्स की, हमने बात करी मैक्सिमम फोर्स की, इसका मतलब में फ्रिक्शन को भी मैक्सिमम लगाना होगा, फ्रिक्शन को भी मैक्सिमम लगाना होगा। तो यहाँ पे Fs मैक्सिमम लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू म्यू, जो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इनटू नॉर्मल रिएक्शन इसका, नॉर्मल रिएक्शन इसका। ध्यान रखें जिस सरफेस पर फ्रिक्शन देख रहे हैं उस सरफेस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन आपको लिखना होता है। तो मैं इसको Ng मान लेता हूं, तो ये म्यू इंटू Ng के बराबर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो कंडीशन ये आ जाती है कि ये जो पुलिंग फोर्स है और ये जो अपोजिंग फोर्स है ये ऑलमोस्ट बराबर हो जानी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमने मैक्सिमम फोर्स भी लगाया और स्लिप भी नहीं होने दिया। सो फॉर गिवन कंडीशन, जो गिवन क्वेश्चन में आपको दिया है, तो लिखूंगा यहाँ पे T शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू Ng। म्यू इंटू Ng के बराबर आप इसे कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से लिख देता हूं। अब फ्री बॉडी डायग्राम में इनका वेट जो है हम लिखना छूट गया है, तो इनका टोटल कंबाइंड वेट लिख देता हूं m प्लस स्मॉल m इंटू g, और इस डायरेक्शन में क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो मैं इस डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर सकता हूं। तो यहाँ लिखूंगा मैं टेंशन T, और यहाँ पे Ng इज इक्वल टू mg प्लस स्मॉल mg, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है, किसकी? T की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हैं यहां से कि Ng को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां से Ng की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या?
कि t is equal to mu into ng. ng is what? m plus m into g minus t. mg plus mg minus t. तो यहां आ जाएगा आपके पास म्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी माइनस म्यू टी इज इक्वल टू टी को इधर ले जाइए तो मिलेगा आपको म्यू प्लस 1 इंटू टी इज इक्वल टू म्यू जी इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m. तो यहां से t की वैल्यू आपको मिल जाती है म्यू m प्लस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1. तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाता है म्यू इंटू m प्लस m इंटू जी डिवाइड बाय म्यू प्लस 1. ठीक, तो ये आंसर हमें दिया हुआ है. ठीक है, कर लेंगे.